भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री श्री विजय शामला जी, भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सत्यपाल जी मलिक, पंजाब के पूर्व अध्यक्ष श्री अश्विनी जी शर्मा, यहाँ के संगठन मंत्री श्री दिनेश जी, डिप्टी स्पीकर श्री दिनेश सिंह, सीमा कुमारी जी, विनोद कुमार जी, स्वर्ण सलारिया जी और श्रीमती कविता खन्ना जी, सभागार में उपस्थित मेरे सभी बुद्धिजीवी बहनों एवं भाइयों, सचमुच आप लोगों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि पठानकोट में जा रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में वहां के इंटेलेक्चुअल्स के साथ मेरा मिलना। इस सभागार में हम लोगों का स्वागत भी हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं कि स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बुद्धिजीवियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों की ही इस राष्ट्र के निर्माण में भूमिका नहीं होती है। प्रभावी यदि भूमिका होती है तो उस राष्ट्र के रहने वाले बुद्धिजीवी समाज की प्रभावी भूमिका होती है। पूरे समाज में यदि अवेयरनेस पैदा करनी है, जागरूकता पैदा करनी है, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की होती है तो इंटेलेक्चुअल्स की होती है। आपकी भूमिका को कोई कम करके किसी भी सूरत में देख नहीं सकता है, मेरा यह मानना। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं और इस पठानकोट में आया हूं, तो अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करने के लिए आया। आप जानते हैं कि सरकारें बन जाती हैं, लगातार 5 वर्षों तक सरकारें चलती हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए हुक्मरान हमने साल में, 2 साल में, 4 साल में क्या किया, इसका रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने पेश करने से कतराते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया, हम लोगों के साथ बैठकर यह फैसला किया, चूंकि 2 वर्षों का कार्यकाल हम लोगों का पूरा हुआ है। स्वाभाविक है कि जनता की जो हमसे अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं को किस सीमा तक हमने पूरा किया है, यह जाकर हमें जनता के बीच बतलाना चाहिए और आगे हमें और क्या करना चाहिए, इसका जनता के द्वारा हमें मार्गदर्शन भी प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए सारे देश भर में प्रधानमंत्री जी सहित हम सब लोग जा रहे हैं, आम जनता के साथ भी सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं और जहां जहां भी जा रहे हैं वहां के इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी हम इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हम आपके बीच आए हैं। यदि 2 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा की जाए तो भारत ही नहीं, दुनिया का हर व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करेगा, चाहे जो कुछ भी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारत का मस्तक अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा करने में कामयाबी यदि हासिल की है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आज विश्व समुदाय का कोई भी देश विश्व के संदर्भों में विचार करता है तो वह भारत को अलग थलग रखकर किसी भी सूरत में विचार नहीं कर सकता। 2 वर्षों के अंदर ही ऐसे हालात पैदा हुए।
इस हकीकत को भी कोई नकार नहीं सकता है कि कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था, करप्शन था। और आप सबको जानकारी है कि करप्शन के कितने गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगे थे। लेकिन आज आप सबकी शुभकामनाओं का परिणाम है कि हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि 2 वर्षों का कार्यकाल गुजर जाने के बावजूद चाहे कोई व्यक्ति भारत का हो अथवा दुनिया का हो, हमारी सरकार पर उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की जाती है। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को हमने समाप्त किया। बहुत सारे रिफॉर्म्स जो होने चाहिए थे, उस रिफॉर्म्स की दिशा में हमने तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए। स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स भी जहां करने की जरूरत थी, वहां पर हमने स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स भी करने में कामयाबी हासिल की। और साथ ही साथ सिस्टम में हमने ट्रांसपेरेंसी लाई है, पारदर्शिता लाई है। आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में नेचुरल रिसोर्सेज की लूट हो रही है। कोयला लूटा जा रहा है, कभी 2G 3G का ऑक्शन होता है तो उसमें धांधली, उसमें करप्शन के चार्जेज लग रहे थे। कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन में करप्शन के चार्जेज लग रहे थे। हमने सारे एलोकेशंस में ट्रांसपेरेंसी लाने में कामयाबी हासिल की है, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं। ट्रांसपेरेंसी का जहां तक सवाल है, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट पर हम लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे संक्षेप में सीएजी कहते हैं, सीएजी ने कहा था इस देश में कोल ब्लॉक के एलोकेशन में 1.86 लाख करोड़ की गड़बड़ी हुई है, स्कैम हुआ है। मंत्रियों तक को जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन आज मैं फख्र के साथ इस बात को कह सकता हूं, मेरे बहनों भाइयों, कि हम लोगों ने जो कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन किया है, उसमें 1 पैसे का कोई स्कैम का कोई आरोप नहीं लगा सकता। और इतना ही नहीं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इंटेलेक्चुअल्स के बीच आप उठाकर देख लीजिए और आगे भी आपको देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हम लोगों ने कोल ब्लॉक का एलोकेशन किया है, गवर्नमेंट एक्सचेकर में, सरकार के खजाने में 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कोल ब्लॉक का। एक मिसाल, एक उदाहरण हमने आपके सामने पेश किया है। इतना ही नहीं, पावर जनरेशन के लिए बड़ी मात्रा में भारी भरकम इंपोर्ट होता था कोल का दुनिया के दूसरे देशों से। आज 2 साल के अंदर ही कोल के इंपोर्ट को 30% कम करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। एक केवल नेचुरल रिसोर्सेज की लूट को किस तरीके से हमने रोका है, उसकी मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। ऐसी कई मिसाल है। जहां तक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का सवाल है, उदाहरण मैं आपके सामने सैकड़ों रख सकता हूं कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को दूर करने में हमने क्या क्या स्टेप्स अब तक लिए हैं। लेकिन वो सारे उदाहरण मैं दूंगा तो कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे का समय लगेगा, इसलिए वो नहीं दूंगा। लेकिन आज मैं ये कह पाने की स्थिति में कि इकोनॉमिक फ्रंट पर भी हम सबको काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन जिस हद तक हम इकोनॉमिक फ्रंट पर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा और समय लगेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, आजादी हासिल होने के बाद जो हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट हुआ करती थी, वह अप्रॉक्सिमेटली 3%, 3.5%, 4% यही रहा करती थी। लोग कहते थे कि बहुत ही स्लोली यहां की इकोनॉमी मूव कर रही है। भारत की कच्छप गति, कच्छप जिसे कहते हैं, उस गति से भारत की इकोनॉमी चल रही है। यहां तक कि एक इकोनॉमिस्ट ने तो यह भी कह दिया था कि भारत में जितना कम, जितना स्लो
या ग्रोथ रेट है, यदि इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाए तो कम नहीं होगा, इतना स्लो है, इतना कम है। और लोग ये कहते थे कि यह ग्रोथ रेट भारत में नहीं बढ़ सकती। लेकिन आप सब इस बात के साक्षी हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आने के बाद पहला अवसर है आजाद भारत के इतिहास में कि हमने देश की इकोनॉमी की, जीडीपी की ग्रोथ रेट को 8.4% तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट आई, उसके बाद 10 वर्षों तक गवर्नमेंट रही। मैं मानता हूं कि कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट का फर्स्ट फेज, 5 वर्षों का जो फेज था, पहला फेज था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की इकोनॉमी का मोमेंटम बना रहा। लेकिन दूसरे फेज में वह मोमेंटम टूट गया और जिस जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.4% थी, वह 6.6% के नीचे आ गई। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आज 2 वर्षों के अंदर ही हम लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आपके देश की इकोनॉमी की जीडीपी की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 7.6% पहुंच गई है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 3-4-5 वर्षों के अंदर ही हम देश की इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट को हम डबल डिजिट में ले जाने में कामयाब होंगे। ये हमारा पूरा भरोसा है। और आज भारत ही नहीं, सारी दुनिया ये कहने लगी है, ये अमेरिका विश्व की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी अमेरिका, लेकिन वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की है, हमारे और आपके देश की है। ये सारा विश्व कह रहा है। ये मैं गलत आंकड़े पेश नहीं कर रहा, आप इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप सारी हकीकत से अच्छी तरह परिचित हैं। आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, सारे सवालों का जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन यह कामयाबी 2 वर्षों के अंदर हम लोगों ने हासिल की। अब मैं बात को बहुत लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी करना चाहेंगे। मैं देख रहा था, मुझे क्वेश्चन पेपर हासिल हुआ है, क्या क्या पूछेंगे। लेकिन उसके अलावा भी यदि जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। मैंने कुछ स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की बात कही थी कि हम लोगों ने वह भी कदम उठाया। हमने स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स क्या किए हैं, 1-2 केवल उदाहरण। हमने रिफॉर्म ये किया है कि हम लोगों ने कहा है कि अब क्लास 3 और क्लास 4 के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, रिटन टेस्ट भी होता है, साथ ही इंटरव्यू भी होता है। और इंटरव्यू में हम लोगों ने देखा है कि कई देश के कई राज्यों में धांधली होती है, पैसे दिए जाते हैं क्लास 3 और क्लास 4 के इंप्लॉइज के अपॉइंटमेंट के लिए। हम लोगों ने कहा यह सिलसिला बंद होना चाहिए और क्लास 3 और क्लास 4 में जो भी अपॉइंटमेंट होंगे उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल मेरिट के आधार पर ही उनका अपॉइंटमेंट होगा। यह प्रोसीजरल रिफॉर्म है, यह फैसला होगा। ऐसे ही अन्य भी बहुत सारे फैसले किए। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, गरीबों को मिलती है। सब्सिडी की बात छोड़िए, बच्चों की, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, फार्मर्स को मिलने वाली फर्टिलाइजर की सब्सिडी, सीड्स की सब्सिडी, जो कुछ भी पहले लोगों के पास पहुंचती थी तो आधी अधूरी पहुंचती थी और मिडिल मैन के माध्यम से पहुंचती थी। हम लोगों ने कहा यह करप्शन रुकना चाहिए। जो भी सब्सिडी गरीबों तक पहुंचनी है, देशवासियों तक पहुंचनी है, वह आधी अधूरी नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि पूरी की पूरी पहुंचनी चाहिए। और आज मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने 61,000 करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट्स में पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। और यह नंबर लगभग 30 करोड़ है, 30 करोड़। एक उदाहरण, 2 उदाहरण जो मैंने आपके सामने दिए,
स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हमने किया है। एक और मैं बताना चाहता हूं, गरीबों को बिलो पावर्टी लाइन, एबव पावर्टी लाइन, राशन कार्ड मिलता था, कितनी धांधली होती थी। हम लोगों ने जो अपना सिस्टम एडॉप्ट किया उसका परिणाम यह हुआ 1 करोड़ से ज्यादा फेक, नकली, फर्जी राशन कार्ड बने थे। सारे राशन कार्ड को हम लोगों ने निरस्त कर दिया है। उसके परिणाम स्वरूप इस सेंट्रल गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा बचत हुई है, मुनाफा नहीं, बचत हुई। ये कुछ स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसकी मोटी मोटी आप सबको मैंने जानकारी दी। फार्मर्स, मैं जानता हूं पंजाब में कहीं भी आए, भले ही कोई इंटेलेक्चुअल क्यों न हो, लेकिन अधिकांश लोगों का फार्म के साथ, खेती के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं फार्मर मौसम की मार और वक्त की मार, वक्त की मार माने सूखे की मार, ये मौसम की मार माने सूखे की मार, बाढ़ की मार, आग लग गई, फसल बर्बाद हो गई, किसान को जो क्षति उठानी पड़ती है उसकी कल्पना आप लोगों को मुझसे ज्यादा होगी, मैं मानता हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी किसान हूं, मैं गांव में पैदा हुआ हूं, किसान का बेटा मैं, इसलिए मुझे भी जानकारी है। और इस मौसम की मार और वक्त की मार से बचाने के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की। और इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में डिटेल नहीं जाऊंगा, बहुत संक्षेप में आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, पहले कैपिंग रहती थी, जितनी फसल आपकी बर्बाद हो जाएगी, जितने फसल की डैमेज होगी, क्षति होगी, उसका आपको केवल 20% मिलेगा। जितने का इंश्योरेंस तो जितने की होगी उसका 20% मिलेगा, या कैपिंग। हम लोगों ने कहा कोई कैपिंग नहीं होगी, जितनी किसान की क्षति होगी उतनी उसकी भरपाई की जाएगी बीमा कंपनी के द्वारा। यह हम लोगों ने फसल बीमा योजना के अंदर कर दिया, उतनी भरपाई की जाएगी। यह सिस्टम है लागू किया है। सॉयल हेल्थ कार्ड सभी किसानों के पास पहुंचना चाहिए, यह भी है। खेतों की सिंचाई बहुत अहम सवाल है। पहली बार 50,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। ड्रिप इरिगेशन, इस स्प्रिंकलर्स का इरिगेशन में कैसे मैक्सिमम यूज बढ़ाया जाए, इस संबंध में भी हम लोग बड़ी तेजी के साथ आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारी चीजें मिस कर गई होंगी, हम नहीं आप सबके सामने रख पाए होंगे। 1 रैंक 1 पेंशन, 30 वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन की बात चल रही है। पहली बार किसी गवर्नमेंट ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया है कि सैनिकों का सम्मान करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने लागू। ऐसे ही और एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, जब मैंने प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कही तो बहुत छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। हम अपने ही देश के जवानों के ऊपर, अपने देश के नागरिकों के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर रहे। हमारा स्टूडेंट, हमारा कोई व्यापारी अथवा कोई भी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको कि अटेस्ट कराने की जरूरत होती है, अटेस्ट कराना होता है। और टेस्ट कौन करेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, वही टेस्ट करेगी। या तो गैजेटेड ऑफिसर करेगा, या तो कोई एमएलए करेगा, एमपी करेगा, मंत्री करेगा, आप नहीं कर सकते। हम लोगों ने कहा हम हिंदुस्तान के हर नागरिक पर भरोसा करते हैं, और इसलिए किसी भी व्यक्ति को अटेस्ट कराने के लिए अपना कोई सर्टिफिकेट अथवा कोई चीज नेता के पास नहीं जाना होगा, अधिकारी के पास नहीं जाना होगा, बल्कि वह सेल्फ सर्टिफिकेशन करेगा, स्वयं ही वो अटेस्ट करेगा। लेकिन जब अपॉइंटमेंट होगा उस समय अपनी ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो सबमिट करेगा, खुद ही सबमिट करेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि स्टेप हम लोगों ने उठाए, मैं यहां पठानकोट की भी चर्चा करना चाहूंगा। इसमें कहीं दो मत नहीं कि
पठानकोट के एयरबेस पर जो आतंकवादी वारदात हुई, हम उसे छोटी घटना नहीं मानते हैं, बड़ी घटना मानते हैं। और जब मैं पठानकोट में आया हूं तो सबसे पहले उन सुरक्षा के जवानों का, उन सेना के जवानों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। उनकी बहादुरी को मैंने सलूट करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी तो बलिदान कर दी, लेकिन किसी भी स्ट्रेटेजिक एसेट को बर्बाद नहीं होने दिया। मैं ऐसे सारे जवानों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। जो भी आतंकवादी आए थे वो पाकिस्तान से आए थे, इस पर कोई डिबेट नहीं होता। पाकिस्तान ने भी उस समय कहा था पठानकोट एयरबेस पर जो आतंकवादी वारदात हुई है उसकी जांच में हम भी पूरी मदद करेंगे। हम लोगों ने कहा कि यदि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, यदि हमारे एयरबेस पठानकोट पर हुए आतंकवादी वारदात में वो हमारी मदद करने को तैयार है तो हमें उसकी मदद देनी चाहिए। और हम लोगों ने कहा कि पाकिस्तान इसमें मदद करे, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी JIT भेजना चाहते हैं, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भेजना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा ये बात तय हुई थी कि आप यदि JIT यहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी तो हमारी NIA भी वहां इंटरोगेशन के लिए और कुछ जांच करने के लिए पाकिस्तान जाएगी। और बहनों भाइयों, JIT आई, जो कुछ भी देखना था JIT ने देखा, लेकिन JIT के यहां से गए हुए बहुत लंबा समय गुजर गया। विदेश सचिव स्तर पर बातचीत हुई है और अब भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे NIA को भी पाकिस्तान जाने की मंजूरी पाकिस्तान देगा। और मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यदि हमारी NIA को पाकिस्तान जाने की मंजूरी यदि पाकिस्तान नहीं देता है तो भारत के साथ धोखा होगा, बिट्रेयल होगा। हम जांच को, इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह अंजाम देना चाहते हैं। इसलिए हमारी NIA को भी वहां जाना आवश्यक है। और मैं पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए यह अवसर है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, अपनी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह संदेश दे सकता है, केवल NIA टीम को पाकिस्तान जाने की इजाजत देकर, कि हम आतंकवाद के सवाल पर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हैं। यह संदेश देने में पाकिस्तान कामयाब हो सकता है। यह अवसर है पाकिस्तान। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान इसका भी लाभ नहीं उठाना चाहिए। अरे कहीं न कहीं से कोई शुरुआत तो होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो जिस दरियादिली का परिचय दिया है, सारे पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए, आपने देखा जिस दिन ओथ सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रित किया। और आमंत्रित करके हम यह संदेश देना चाहते थे कि पड़ोसी देशों के साथ हम केवल हाथ ही नहीं मिलाना चाहते हैं, पड़ोसी देशों के साथ हम दिल से दिल मिलाना चाहते हैं। यह संदेश हम देना चाहते हैं। और हम भूल नहीं सकते अपने प्रेरणा के केंद्र, अपने श्रद्धेय नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की उस बात को याद रखना। देशवासियों, दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। पड़ोसी के साथ बराबर बेहतर रिश्ते बनाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम लोगों ने अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की। बराबर कश्मीर का सवाल खड़ा किया जाता है। अरे कश्मीर तो कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है तो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। कश्मीर कभी मुद्दा नहीं हो सकता। बात यदि होनी होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। कश्मीर पर क्यों बात? मैं
फिर से कहना चाहूंगा, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और जिस तरीके से आतंकवाद के संकट से भारत ही नहीं दुनिया के अधिकांश देश प्रभावित, और मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया के सारे देशों को इस आतंकवाद से लड़ने के लिए ऑन बोर्ड आना पड़ेगा। और एक अवसर था कि पाकिस्तान को चटपट कहना चाहिए था, क्योंकि फैसला हुआ था रेसिप्रोसिटी के आधार पर, यानी CIT आएगी कि हाँ ये भी आएगी, लेकिन नहीं कर रहा है। लेकिन यहां मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मेरे बहन भाइयों, यकीन रखना, भारत देश और आपके आन बान शान पर हम किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। हमारी सरकार आंच नहीं आने देगी, आपको विश्वास है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा टेररिज्म का संकट है, इस चैलेंज को यह गवर्नमेंट कैसे मीट आउट करेगी, क्या करेगी? माओइज्म, जिसे नक्सलिज्म भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसका संकट है, इंसर्जेंसी का संकट है। आज आप स्वयं ही आंकड़े उठाकर दे सकते हैं आतंकवाद के संकट के बारे में। सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन की बात मैं कह रहा हूं। 2014 में जितना होता था 2014 में 2015 में घटकर 50% रह गया, 50% रह गया। क्यों रह गया? हमारे बहादुर सेना के जवानों का करिश्मा, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का करिश्मा। एक बार ऐसे ही हुआ, गड़बड़ हो गया था। रात को मैं टेलीविजन देख रहा था, 10:30 बजे मैंने देखा टेलीविजन पर आ रहा है एक न्यूज खबर आ रही है, पाकिस्तान में सीमा पर रहने वाले 5 निर्दोष भारत के नागरिकों को मार डाला। मैंने डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से पूछा तुरंत टेलीफोन करके कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा साहब ये घटना सही है। मैंने कहा हम क्या किया हमारी फोर्स ने? उन्होंने कहा 16 टाइम्स, 16 बार हम लोगों ने व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडे दिखाए। तो मैंने पूछा कि व्हाइट फ्लैग दिखाने का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि व्हाइट फ्लैग दिखाने का मतलब यह होता है कि हम पीस चाहते हैं, आपके साथ बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि 16 बार व्हाइट फ्लैग दिखाने के बाद पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्ड किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया? कहता कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो बहनों भाइयों, मैंने 2 शब्दों में कहा और मैंने कहा कि आज से ही हमारा स्टैंडिंग है, 17वीं बार व्हाइट फ्लैग नहीं दिखाया जाएगा। नंबर 1, पहली गोली भारत की तरफ से नहीं चलेगी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी गोली चलती है तो भारत की गोलियों को काउंट नहीं किया जाएगा। हौसला बढ़ा। हमारे भारत के चाहे फौज हो, चाहे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो करिश्माई काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर जो करिश्माई काम कर रहे हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत उनके बलिदान को किसी भी सूरत में भूल नहीं सकता। माओवाद निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आंकड़े उठाकर कोई देख ले, 2 वर्षों के अंदर 40% माओइज्म के प्रभाव में हम लोगों ने कमी लाने में कामयाबी पाई है। 40% डाटा, आंकड़े उठाकर कोई भी देख सकता है। इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, उग्रवाद की समस्या आज 9 के बराबर रह गई। NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोज, स्वभिजीत ग्रुप ने 63 ट्राइबल्स की एक ही दिन में हत्या की। उसके बाद तुरंत उसी दिन में भी असम में पहुंचा और उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसकी डिटेल में चर्चा नहीं कर। हमारे प्रेस के मित्र जानते होंगे, इसका पता लगा सकते हैं। बहनों भाइयों, इससे कंप्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि हम इस हकीकत को जानते हैं। इस हकीकत को हम जानते हैं
कि हम देश का भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डेवलपमेंट की पहली शर्त होती है सिक्योरिटी। हर व्यक्ति अपने को सिक्योर महसूस करना चाहिए। भारत की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भारत की सीमाएं सुरक्षित, साहब ये बताइए कि पठानकोट में आ गए, आप क्या कर रहे थे? मत भूलिए, भारत की सीमाएं 15,700 किलोमीटर से अधिक केवल लैंड बाउंड्री है और 7,000 से ऊपर कोस्ट लाइन 22,000 से किलोमीटर से अधिक है। पहले भी मैं नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने बाउंड्री की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, सारा करिश्मा हमने ही कर डाला, ऐसा नहीं है। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम प्रयोग करके हम बाउंड्रीज को और कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेजर वॉल्यूम भी हम कैसे कर सकते हैं, वह भी हमने अब इस संबंध में निर्णय कर लिया है। इसका सिलसिला भी हम प्रारंभ करेंगे। समय लगेगा। 22,000 किलोमीटर की बाउंड्री को पूरी तरह से सिक्योर करने में जहां भी गैप्स होंगे, लैप्सेज होंगे, उसको पूरा करने में समय लगेगा। लेकिन करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिला। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही धैर्य से आपने बात सुनी और ये बतला रहे थे। यहां पर अनिल जी बता रहे थे, मेयर साहब, हाँ अनिल जी, अनिल जी ये बता रहे थे इसमें कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि भाजपा का कार्यकर्ता रहा होता तो मेरे पहुंचते ही तालियां बजने लगती। तो मैं समझ गया इंटेलेक्चुअल्स या ताली बजाने वाले नहीं लोग हैं। हमारे आने पर, किसी के आने पर ताली बजाएंगे, सचमुच या कुछ सुनने के लिए आए हैं और हमें कुछ बतलाने के लिए आए हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। यह बात मैंने पहले ही समझी। इसलिए आज मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त